हेलो डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप। उम्मीद करता हूं आप सब बेहद स्वस्थ होंगे, अच्छे से होंगे, घरों में होंगे और सरकार द्वारा जारी गाइडलाइंस का पालन कर रहे होंगे। हम एक टॉपिक शुरू किए हुए हैं जिसका नाम है ग्रामीण भारत में सूचना प्रौद्योगिकी की भूमिका। पिछले क्लासेस में हमने इसको 3 पार्ट में पढ़ा है। ग्रामीण भारत और सूचना प्रौद्योगिकी के बारे में पढ़ा हमने। कृषि में इसकी भूमिका हम देख रहे थे, उत्पादन और विपणन में हमने भूमिका देखा। इसके बाद हमने स्वास्थ्य क्षेत्र में इसकी भूमिका को देखा। आज हम इसके पार्ट 4 और अंतिम पार्ट पर चर्चा करने जा रहे हैं। यह टॉपिक आपका कंप्लीट हो जाएगा। तो ग्रामीण भारत में सूचना प्रौद्योगिकी की भूमिका पार्ट 4। इसमें हम सबसे पहले देखना शुरू करते हैं कि शिक्षा में, ग्रामीण शिक्षा में सूचना प्रौद्योगिकी की क्या भूमिका है। तो इसमें हम शुरू कर रहे हैं आपका ग्रामीण शिक्षा में सूचना प्रौद्योगिकी की भूमिका, आईसीटी इन रूरल एजुकेशन। आप देखें कि संविधान के अनुच्छेद 45 में सरकार को यह कर्तव्य बताया गया है कि वे 14 वर्ष तक के बच्चों के लिए निःशुल्क शिक्षा का प्रावधान करें। संविधान के द्वारा सरकार को शिक्षा के लिए दिया गया यह निर्देश शिक्षा की हमारे देश में अहमियत और गंभीरता को दर्शाता है। शिक्षा ग्रामीण क्षेत्रों में भी प्रदान करना आवश्यक है और शहरी क्षेत्रों में भी प्रदान करना आवश्यक है। क्योंकि शहरी क्षेत्रों में अधोसंरचनाएं उपलब्ध हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर अवेलेबल है, क्वालिटी एजुकेशन दिया जा सकता है शहरी क्षेत्रों में। लेकिन ग्रामीण क्षेत्रों में अधोसंरचना के अभाव के कारण उस प्रकार से शिक्षा का विकास या शिक्षा को उस तरीके से नहीं पहुंचाया जा सका है जिस तरीके से शहरों में इसे पहुंचाया गया। यदि वर्तमान थोड़ी सी तुलनात्मक स्थिति को ही देखें तो जहां शहरी भारत में साक्षरता 85% के लगभग है, 85% के आसपास है, वहीं ग्रामीण भारत में साक्षरता 68%, 68.9% के आसपास। इस प्रकार यह दर्शाता है कि ग्रामीण भारत में शिक्षा का विकास शहरी भारत की तुलना में कम हुआ है। यहीं पर आईसीटी, सूचना एवं प्रौद्योगिकी, शहरों के समान गुणवत्तापरक शिक्षा ग्रामीण क्षेत्र में पहुंचाने में अपनी भूमिका निभा सकते हैं। किस तरीके से अपनी भूमिका निभाएंगे देखिए, अगर ग्रामीण भारत में हमें शिक्षा का विकास करना है तो सूचना प्रौद्योगिकी के माध्यम से हम पहुंचा सकते हैं। कैसे? तो शिक्षा के लिए 2 चीजों की आवश्यकता है। एक, कंटेंट की, मतलब जो क्वालिटी कंटेंट है वो अवेलेबल रहे, और दूसरा शिक्षा प्रदान करने की, है ना, प्रोवाइडिंग क्वालिटी एजुकेशन। तो कंटेंट हो और उसके बाद शिक्षा देने वाले हो। इन दोनों में ही आईसीटी अपनी भूमिका का निर्वहन कर रही है। इन दोनों ही माध्यमों में आईसीटी अपनी भूमिका का निर्वहन कर रही है और शिक्षा के विकास में योगदान दे रही है। आप देखिए कि कंटेंट डेवलपमेंट के लिए हाल ही में भारत सरकार ने विद्यादान 2.0 नामक एक स्कीम, एक योजना की शुरुआत किया जो कि महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगी कंटेंट डेवलपमेंट में। जबकि शिक्षा प्रदान करने के लिए आईसीटी अपनी भूमिका टेली एजुकेशन के तौर पर निभा रही, मतलब टेली एजुकेशन, दूरस्थ शिक्षा इसको कहते हैं। तो ग्रामीण भारत में आईसीटी अपनी भूमिका इस तरीके से निभा रही है। एक कंटेंट डेवलपमेंट के क्षेत्र में निभा रही है और एक शिक्षा प्रदान करने के क्षेत्र में। कंटेंट डेवलपमेंट के लिए भारत सरकार ने विद्यादान 2.0 इस योजना की शुरुआत किया है। तो सबसे पहले हम इसके बारे में समझते हैं कि विद्यादान 2.0 क्या है। देखें, यदि हम ये जानना चाहें कि विद्यादान 2.0 इस योजना के बारे में अगर हम जानना चाहें तो आप देखें कि विद्यादान 2.0 जो है, इसे 22 अप्रैल 2020 को लॉन्च किया गया है।
ठीक है ना। 22 अप्रैल 2020 को इस विद्यादान 2.0 योजना की शुरुआत की गई है। यह योजना मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स एंड डेवलपमेंट, ठीक है ना, MHRD, मानव संसाधन विकास मंत्रालय के द्वारा संचालित है और इसे नई दिल्ली से शुरू किया गया है ना। नई दिल्ली से इसकी शुरुआत की गई विद्यादान योजना की। नाम से ही स्पष्ट है कि ये योजना क्या है, आपका विद्या का दान करने की योजना है ना। विद्या का दान करने की योजना है। एक बड़ी अच्छी लाइनें याद आ रही हैं कि कहा जाता है कि सरस्वती तेरे भंडार की बड़ी अपूरब बात, जो बांटे त्यों त्यों बढ़े, ना बांटे घट जात। यानी सरस्वती का भंडार एक ऐसा भंडार है, ज्ञान का भंडार एक ऐसा भंडार है जो बांटने से बढ़ता है। इन्हीं पंक्तियों को चरितार्थ करते हुए विद्यादान 2.0 की शुरुआत की गई है। वर्तमान जो लॉकडाउन का समय है कोविड-19 की वजह से, इसकी वजह से स्कूल कॉलेज जितने भी उच्च शिक्षण संस्थान हैं या स्कूल के एजुकेशन हैं सब बंद पड़े हुए हैं। ऐसे में बच्चों को शिक्षा या कंटेंट की कमी ना हो, इसके लिए जितने भी शिक्षक हैं या देश में जितने भी स्कॉलर्स हैं, बुद्धिजीवी हैं, उनसे उनके विद्या का दान मांगा गया है कि वे नर्सरी से लेकर PhD तक, यानी स्कूल स्तर और उच्च शिक्षा स्तर, किसी भी स्तर के किसी भी टॉपिक पर अपने नॉलेज को शेयर करें, अपने नॉलेज का दान करें, विद्या का दान करें। इसी को विद्यादान 2.0 कहा गया है। तो MHRD ने इसकी शुरुआत की। तो विद्यादान 2.0 क्या है, तो याद रखें ये एक प्लेटफॉर्म है जिस पर, है ना, एक प्लेटफॉर्म है जिस पर देश के सभी बुद्धिजीवियों से, विद्या या उनका ज्ञान आमंत्रित किया गया है। मतलब किसी भी विषय पर वो अपने ज्ञान को क्या कर सकते हैं, इस प्लेटफॉर्म पर शेयर कर सकते हैं विद्यादान 2.0 पर। इसके अंतर्गत ये जो योजना है ये स्कूल एवं उच्च शिक्षा दोनों स्तरों के लिए, मतलब स्कूल एजुकेशन से हायर एजुकेशन, स्कूल और कॉलेज सभी प्रकार के स्तर पर किसी प्रकार के विषय पर कोई भी जो है अपने ज्ञान को इस पर क्या कर सकता है, शेयर कर सकता है इस प्लेटफॉर्म को। और इस तरीके से ICT का प्रयोग करके जो स्कूल एजुकेशन और जो हायर एजुकेशन नर्सरी से लेकर PhD तक जितना भी ज्ञान है किसी भी टॉपिक पर उसको प्रस्तुत किया जा सकता है। ये एक प्लेटफॉर्म है, ये विद्यादान 2.0 है। अब क्या है ये तो हमने देख लिया, किस तरीके से दिया जा सकता है ना, मतलब ये कैसे फंक्शन करेगा। तो कैसे विद्या का दान किया जाएगा अगर देखा जाए, है ना, कैसे किया जा सकता है। तो जो भी शिक्षक या जो भी बुद्धिजीवी होंगे, जो भी इंटेलेक्चुअल्स हैं, वो ध्यान देंगे किसी भी भाषा में, किसी भी फॉर्मेट में, है ना, किसी भी फॉर्मेट में जो कंटेंट है इसे डिजिटली डेवलप करेंगे, है ना, डिजिटली डेवलप करेंगे और विद्यादान पोर्टल पर शेयर कर देंगे। मतलब कोई भी जो टीचर है वो क्या करेगा, किसी भी टॉपिक पर जो उसको नॉलेज है उस नॉलेज को डेवलप करेगा, किसी भी फॉर्मेट में कर सकता है, वीडियो, एनिमेशन, है ना, JPG फॉर्मेट, किसी भी फॉर्मेट में उसको डेवलप कर सकता है। डेवलप करने के बाद उसे विद्यादान पोर्टल में शेयर करना होगा। विद्यादान पोर्टल में वो क्या कर देगा, शेयर कर देगा। तो शेयर करने के बाद ये बच्चों को कैसे मिलेगा, तो ध्यान दें, शेयर करने के बाद जो एक्सपर्ट हैं, ये जो नॉलेज डाला गया है, इस पर शेयर किया गया है, उसे वेरीफाई करेंगे कि जो नॉलेज दिया गया है वो सही है कि नहीं। और वेरीफाई करने के बाद एक ऐप है दीक्षा ऐप। दीक्षा ऐप जो है ये CBSE और NCERT के द्वारा उपयोग में लाया जाता है और फिर
अगर वेरीफाई हो गया तो इस वेरीफाई नॉलेज को, जो टॉपिक पर जो भी ज्ञान दिया गया है, उसको दीक्षा ऐप में अपलोड कर दिया जाएगा और पर्टिकुलर स्टूडेंट्स यहां से एक्सेस कर सकते हैं। और इस तरीके से कंटेंट डेवलपमेंट के लिए या कंटेंट डेवलपमेंट में आईसीटी अपनी भूमिका निभा रही है। तो बहुत इंपॉर्टेंट ये आपका योजना है, लेटेस्ट है, कोविड-19 का इम्पैक्ट भी है इसके ऊपर में, इसी की वजह से इसको लॉन्च भी किया गया है और आईसीटी की भूमिका को भी दर्शाता है। तो इस तरीके से आईसीटी अपना योगदान दे रहा है कंटेंट डेवलपमेंट में। अब यहीं पर अगर हम दूसरा अगर टेली एजुकेशन की बात करते हैं, है ना, शिक्षा में ही आईसीटी की भूमिका, हम जो टेली एजुकेशन देख रहे थे, दूरस्थ शिक्षा। तो दूरस्थ शिक्षा क्या है? तो याद रखें कि जो शिक्षा है, कैसी शिक्षा? जो शहर की जो गुणवत्ता परक शिक्षा है, द क्वालिटी एजुकेशन ऑफ अर्बन सोसाइटी, जो शहरी क्षेत्र की जो गुणवत्ता परक शिक्षा है, उसी गुणवत्ता परक शिक्षा को ग्रामीण क्षेत्रों तक आईसीटी के माध्यम से पहुंचाना ही क्या है? आपका टेली एजुकेशन कहलाता है। शहर की गुणवत्ता परक शिक्षाओं को ग्रामीण क्षेत्र तक आईसीटी के माध्यम से पहुंचाना ही क्या कहलाएगा? आपका टेली एजुकेशन है, दूरस्थ शिक्षा। ठीक, याद रखें टेली एजुकेशन, जैसे हम इसको एग्जाम्पल के तौर पर जैसे देख सकते हैं कि आज बहुत सारी क्लासेस वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से भी होती है। अभी हाल ही में बहुत सारे जो क्लासेस हैं जो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम वगैरह से हो रही हैं, इंटरनेट के माध्यम से जो भी क्लास जो है दी जाती हैं, वो सब किस में आ जाएंगी? आपका दूरस्थ शिक्षा, टेली एजुकेशन में आ जाएंगी। ठीक है, तो ये आपका टेली एजुकेशन है। इस तरीके से टेली एजुकेशन भी अपनी भूमिका निभा रहा है। तो ये था शिक्षा के क्षेत्र में आईसीटी की भूमिका, ग्रामीण शिक्षा। इसके बाद हम अगला देखते हैं प्रशासन में आईसीटी, ग्रामीण प्रशासन में आईसीटी। ठीक है, ग्रामीण प्रशासन में आईसीटी की अगर भूमिका हम देखें कि किस तरीके की भूमिका निभाते हैं, तो आप देखें कि भारत की इतनी विशाल आबादी है और हमारे देश के प्रशासकों ने समय रहते ही यह समझ लिया था कि इतनी विशाल आबादी को मैन्युअली व्यक्तिशः जाकर के प्रशासित कर पाना थोड़ा मुश्किल होगा। इसलिए भारत सरकार ने तय किया कि जो सरकारी सेवाएं हैं, सरकारी सेवाएं, उन्हें आम जनता तक पहुंचाने के लिए आईसीटी का प्रयोग अनिवार्य होगा। और सरकारी सेवाएं जब आम जनता तक सूचना प्रौद्योगिकी के माध्यम से पहुंचाई जाती हैं तो इसे ही कहते हैं ई गवर्नेंस, है ना, यही है आपका ई गवर्नेंस। तो अगर सूचना प्रौद्योगिकी भूमिका हम प्रशासन में देखें तो सबसे महत्वपूर्ण भूमिका या सबसे पहली भूमिका जो निकल करके आएगी वो है आपका प्रशासन को ई प्रशासन में परिवर्तित करना, है ना, प्रशासन को ई प्रशासन में परिवर्तित करना इसकी सबसे बड़ी भूमिका है। तो ई प्रशासन में परिवर्तित करना, अगर हम ये देखें तो ई गवर्नेंस, आईसीटी के माध्यम से गवर्नेंस बिकम ई गवर्नेंस। और आगे हम किसकी बात कर रहे हैं? आपका एम गवर्नेंस की बात कर रहे हैं, मोबाइल गवर्नेंस। इलेक्ट्रॉनिक मीडियम के माध्यम से प्रशासन हम तक पहुंच रहा है, वो तो ठीक है। अब हम क्या बात कर रहे हैं? मोबाइल गवर्नेंस, है ना, गवर्नमेंट इन पॉकेट, मतलब पूरी सरकार की सारी चीजें सरकार जो है पूरी किस में होगी? हमारे मोबाइल में होगी। तो ये सब किसकी वजह से सुनिश्चित हो पा रहा है? आपका आईसीटी की वजह से ही ये सब सुनिश्चित हो पा रहा है। जैसे थोड़ा ई गवर्नेंस के बारे में अगर हम जानना चाहें, ठीक है, अगर हम ई गवर्नेंस के बारे में अगर हम जानना चाहें तो अगर ई गवर्नेंस में हम डेफिनेशन देखें कि ये क्या होता है, तो याद रखें जो सरकारी योजनाएं हैं उसे आईसीटी या इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से ग्रामीण जनता तक पहुंचाना क्या है? आपका ई गवर्नेंस है ना।
ग्रामीण जनता तक सरकारी योजनाओं को आईसीटी के माध्यम से पहुंचाना ही क्या है, ई गवर्नेंस है। भारत में अगर हम ई गवर्नेंस की शुरुआत देखें तो 1970 से ही ई गवर्नेंस की शुरुआत हुई थी। मतलब इतना पहले सरकार सचेत हो गई थी कि हमें क्या करना है, सरकारी जो सेवाएं हैं, सरकारी जो योजनाएं हैं, वो जनता तक ई गवर्नेंस के माध्यम से पहुंचानी है। तो 1970 से भारत में ई गवर्नेंस की शुरुआत हुई। लेकिन कैसे शुरुआत हुई, कैसे शुरुआत मानी जाती है, तो याद रखिए 1970 में ही भारत सरकार ने डिपार्टमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स की स्थापना किया था। ठीक, डिपार्टमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स, इलेक्ट्रॉनिकी विभाग जो है, इसकी स्थापना 1970 में की गई ताकि हम ई गवर्नेंस को लॉन्च कर सकें। लेकिन ई गवर्नेंस देश में कैसे आएगा? ई गवर्नेंस मतलब इलेक्ट्रॉनिक मीडियम से गवर्नेंस को, मतलब सरकारी सेवाओं को पहुंचाना। इलेक्ट्रॉनिक मीडियम बनाने पड़ेंगे, इंटरनेट बनाने पड़ेंगे, मोबाइल बनाने पड़ेंगे, यानी अधोसंरचना चाहिए। तो इसके लिए 1977 में एनआईसी की स्थापना की गई ताकि ग्रामीण क्षेत्र में डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर को स्थापित किया जा सके। 1977 में एनआईसी, नेशनल इंफॉर्मेटिक्स सेंटर की स्थापना की गई ताकि ग्रामीण क्षेत्रों में डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर क्या किया जा सके, बढ़ाया जा सके या इसकी स्थापना की जा सके इसके लिए। और जब डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार हो गया तो 10 साल बाद 1987 में निक नेट की स्थापना की गई। निक नेट मतलब अब डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार हो गया, अब उनको नेटवर्किंग के माध्यम से जोड़ना ताकि सरकारी योजनाओं को पहुंचाया जा सके। तो निक नेट की स्थापना हुई 1987 में। और सारी सुविधाएं जब तैयार हो गई, इसके बाद बहुत समय बाद 18 मई 2006 को भारत सरकार ने नेशनल ई गवर्नेंस प्रोग्राम, है ना, नेशनल ई गवर्नेंस प्रोग्राम या नेशनल ई गवर्नेंस प्लान की शुरुआत की। ठीक है ना, जो राष्ट्रीय ई सेवा योजना की शुरुआत की। इसके माध्यम से सभी ग्रामीण क्षेत्रों में, पूरे शहर में, पूरे भारत में ही क्या करना है, गवर्नेंस को इलेक्ट्रॉनिक मीडियम से प्रदान करने की सुविधाएं दी गई। बहुत ज्यादा इसको सोचने की जरूरत नहीं है। आप जितने भी सरकारी काम आज अपने मोबाइल, लैपटॉप, मतलब ऑनलाइन डिजिटल प्लेटफॉर्म से जितने भी सरकारी काम कर पाते हैं, वो सब ई गवर्नेंस का ही उदाहरण है। तो ये थोड़ा सा उसका विकास है। ये ई गवर्नेंस की इस तरीके से प्रशासन में शुरुआत हुई। अच्छा देखें, ई गवर्नेंस का भी विस्तार हमने ग्रामीण भारत में किया ताकि सरकारी सेवाएं, जो योजनाएं हैं, उसको आम जनता तक पहुंचाया जा सके। कोशिश बहुत अच्छी थी। ग्रामीण भारत में जो सेवाएं हैं, जो ई गवर्नेंस प्रोग्राम है, जो ग्रामीण भारत में जो पहुंचाए जाने चाहिए, ई गवर्नेंस प्रोग्राम शहरी भारत में तो काफी अच्छे चल रहे थे, लेकिन ग्रामीण भारत में इनका उस तरीके से विकास नहीं हो पा रहा था। इसीलिए हाल ही में सरकार ने तय किया, ये जो ई गवर्नेंस है, इसको डेडिकेटेड तरीके से ग्रामीण क्षेत्र में लागू किया जाएगा। और इसके लिए हाल ही में ई ग्राम स्वराज पोर्टल या ई ग्राम स्वराज योजना की शुरुआत किया है भारत सरकार ने। ई गवर्नेंस प्रोग्राम शुरू हो गया, लेकिन ई गवर्नेंस प्रोग्राम शहरों में ज्यादा आगे बढ़ रहा था। ग्रामीण क्षेत्र में उतना टारगेटेड जो अचीवमेंट है वो नहीं मिल पा रहा था। इसलिए सरकार ने तय किया कि ग्रामीण क्षेत्र में ई गवर्नेंस का विस्तार किया जाए, ग्रामीण क्षेत्रों का विकास हो सके। इसके लिए सरकार ने ई गवर्नेंस को ग्रामीण क्षेत्रों में एक्सटेंड करने के लिए हाल ही में वर्तमान में एक प्रोग्राम शुरू किया, एक स्कीम शुरू किया है, जिसे ई ग्राम स्वराज पोर्टल या ई ग्राम स्वराज योजना कहते हैं। तो जानते हैं थोड़ा सा ई ग्राम स्वराज योजना के बारे में। देखें, ई ग्राम स्वराज योजना या पोर्टल जो भी कहें, अगर हम इसके बारे में जानें कि क्या है, तो याद रखें, जो ई ग्राम स्वराज योजना है, ये ई गवर्नेंस का ग्रामीण क्षेत्रों में विस्तार
करने की योजना है। मतलब ई गवर्नेंस मतलब सरकारी सेवाएं जो इलेक्ट्रॉनिक मीडियम से प्रदान की जाती हैं, इनका विस्तार गांव में करने की जो योजना चलाई गई है, जो घोषणा की गई है, उसे ई ग्राम स्वराज पोर्टल या ई ग्राम स्वराज योजना कह रहे हैं। याद रखें, ये जो ई ग्राम स्वराज योजना है, यह एक इलेक्ट्रॉनिक पोर्टल है ना, एक पोर्टल है, इलेक्ट्रॉनिक पोर्टल है, जिसमें ग्राम विकास की योजनाओं का मूल्यांकन एवं क्रियान्वयन किया जा सकेगा। देखिए, ये जो ई ग्राम स्वराज पोर्टल है, ये एक प्रकार का डिजिटल पोर्टल है, जिसमें जितने भी ग्राम पंचायत होंगे वो अपने विकास की योजनाओं को इस पर डालेंगे, उसका मूल्यांकन किया जाएगा और मूल्यांकन किए जाने के बाद इसको इंप्लीमेंट भी किया जाएगा गांव में। तो मूल्यांकन और इंप्लीमेंट करने की योजना है। महत्वपूर्ण बात यह है कि इसकी घोषणा जो है आपका 24 अप्रैल 2020, यानी इस वर्ष जो राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस हम मनाएं 24 अप्रैल 2020, इसी तारीख से इस योजना की घोषणा की गई है। इस पोर्टल को लॉन्च किया गया 24 अप्रैल 2020 और यह योजना जो है भारत सरकार के पंचायती राज मंत्रालय के द्वारा चलाया जाएगा, है ना, पंचायती राज मंत्रालय के द्वारा चलाया जाएगा। और इस तरीके से आप देखें कि ये जो पंचायती राज मंत्रालय जो ये योजना चलाने जा रही है, इससे जीपीडीपी, ग्राम पंचायत डेवलपमेंट प्लान को इंप्लीमेंट करने में मदद मिलेगा और आईसीटी जो है ग्रामीण विकास में अपनी भूमिका को सुनिश्चित कर पाएगी। इसके साथ साथ अगर हम थोड़ा सा आगे बढ़ें तो ग्रामीण प्रशासन में ही आईसीटी की भूमिका को सुनिश्चित करने के लिए एक और योजना शुरू की गई है और ये जो योजना शुरू की गई है इसका नाम है स्वामित्व योजना। स्वामित्व योजना, है ना, स्वामित्व योजना। याद रखें कि ये जो योजना है ये भी 24 अप्रैल 2020 को ही शुरू की गई। यह भी जो है आपका मिनिस्ट्री ऑफ पंचायती राज इंस्टीट्यूशन, है ना, पंचायती राज मंत्रालय के द्वारा ही संचालित है। इस योजना में अगर हम ये जानना चाहें कि ये योजना क्या है, ठीक है, डेफिनेशन अगर जानना चाहें तो नाम से स्पष्ट है कि इस योजना में स्वामित्व तय किया जाएगा। किसका स्वामित्व तय किया जाएगा? एक आवासीय जमीनों का। और कहां की आवासीय जमीन? ग्रामीण क्षेत्रों के। गांव में जितने भी आवासीय जमीन होते हैं उन आवासीय जमीनों का स्वामित्व, मतलब वो जो रहने वाले जो जमीनें हैं जहां पर लोग रहते हैं, आवासीय जमीन, उस जमीन का मालिक कौन है, स्वामी कौन है, इसको तय करना। और इसको तय करने के बाद उसका ऑनलाइन रिकॉर्ड तैयार करना के लिए जो योजना चलाई गई है इसे स्वामित्व योजना नाम दिया गया है। यानी ग्रामीण क्षेत्र में आवासीय जमीनों के स्वामित्व तय करने और उनका रिकॉर्ड रखने के लिए यह योजना शुरू की गई है। याद रखें, ये जो योजना है, अगर थोड़ा सा हम इसका पृष्ठभूमि देखें कि क्यों शुरू की गई है ये योजना, तो आप देखेंगे कि जो ग्रामीण क्षेत्र है वहां पर आवासीय जमीनों का स्वामित्व जो है स्पष्ट नहीं है, कौन स्वामी है किस जमीन का स्पष्ट नहीं है, और है भी तो रिकॉर्ड अवेलेबल नहीं है, कोई दस्तावेज नहीं है जिससे यह सिद्ध किया जा सके कि इस जमीन का स्वामी ये है। इसीलिए सरकार ने क्या किया कि सरकार ने इसलिए एक ऐसी योजना की आवश्यकता महसूस की जा रही थी, एक ऐसी योजना की आवश्यकता महसूस की जा रही थी कि एक ऐसी योजना है जिसमें जो आवासीय जमीन है उसका स्वामित्व तय हो, उसका रिकॉर्ड मेंटेन हो। इस योजना की आवश्यकता महसूस की जा रही थी और इसी को देखते हुए 24 अप्रैल 2020 को स्वामित्व योजना की शुरुआत की गई है।
इसमें अगर आईसीटी की भूमिका देखें कि आईसीटी इसमें कैसी भूमिका निभाएगा, तो आप देखें कि आईसीटी पहली बात तो ड्रोन के माध्यम से, ड्रोन कैमरे के माध्यम से पैमाइश होगी, मतलब नापी जोखी जिसको बोलते हैं, जो मेजरमेंट होगा जमीन का वो ड्रोन के माध्यम से होगा। गूगल मैपिंग की टेक्निक को भी इसमें फॉलो किया जाएगा और फॉलो करने के बाद उसका एक रिकॉर्ड तैयार किया जाएगा। तो इस तरीके से डिजिटल तरीके से, आधुनिक तरीके से सूचना प्रौद्योगिकी का प्रयोग करके इसमें क्या किया जा रहा है, स्वामित्व को तय किया जाएगा। इसका परिणाम क्या हो जाएगा अगर इस तरीके से देखें, या लाभ क्या होगा इस योजना का अगर देखें हम, तो सबसे पहली बात तो स्वामित्व का निर्धारण हो जाएगा कि किस जमीन का मालिक कौन। दूसरा, स्वामित्व का निर्धारण करने से, हो जाने से संपत्ति कर वसूला जा सकेगा, प्रॉपर्टी टैक्स लिया सकता है। अभी तो पता ही नहीं किस जमीन का कौन मालिक है, और जब पता नहीं है तो टैक्स किससे वसूलेंगे। लेकिन जब एक बार ये क्लियर हो जाएगा कि किस जमीन का मालिक कौन है, तो उससे क्या लिया जा सकता है, प्रॉपर्टी टैक्स भी वसूला जा सकता है। और प्रॉपर्टी टैक्स वसूला जाएगा तो इस पैसे से सरकार क्या करेगी, ग्रामीण अधोसंरचना का विकास कर सकती है। गवर्नमेंट कैन डेवलप द रूरल इंफ्रास्ट्रक्चर, और ग्रामीण अधोसंरचना का विकास करने में इस पैसे का प्रयोग किया जाएगा। तो इस तरीके से आपका आईसीटी की भूमिका प्रशासन और खास तौर पर ग्रामीण प्रशासन में है। चलें अब इसमें आगे देखते हैं। तो अभी तक हमने देखा कि ग्रामीण प्रशासन में पहला तो हमने देखा कि ई गवर्नेंस में भूमिका है। ई गवर्नेंस को जब ग्रामीण क्षेत्र में लाए तो यही बन गया आपका ग्राम स्वराज योजना। इसके बाद से हमने देखा स्वामित्व योजना भी आईसीटी के माध्यम से। तो ये सब आईसीटी की भूमिका को दर्शाते हैं। इसके अलावा भी ढेर सारी योजनाएं चलाई जा रही हैं, जैसे एक प्रजा योजना है, प्रजा है ना, प्रजा का मतलब होता है आपका नागरिक। तो G2C एंड C2G, गवर्नमेंट टू सिटीजन एंड सिटीजन टू गवर्नमेंट, सरकार से जनता तक और जनता से सरकार तक पहुंच सुनिश्चित करने के लिए आईसीटी के माध्यम से सरकार ने एक योजना शुरू की जिसको प्रजा योजना कहते हैं। प्रजा योजना जो है G2C, गवर्नमेंट टू सिटीजन, एंड C2G, सिटीजन टू गवर्नमेंट, चालू की गई एक योजना है। ठीक, याद रखें, इसे वेस्ट गोदावरी डिस्ट्रिक्ट आंध्र प्रदेश से इस योजना की शुरुआत की गई। इस योजना की शुरुआत की गई। तो बेहद ही महत्वपूर्ण योजना है जिसमें सरकार जनता तक पहुंच सुनिश्चित करने की कोशिश करती है थ्रू आईसीटी। तो ये प्रशासन में महत्वपूर्ण भूमिकाएं निभा रहे हैं। इसके अलावा भी ढेर सारी भूमिकाएं आप देख सकते हैं। इसके अलावा आप देखें कि ई चौपाल भी एक योजना है। ई चौपाल को भी आप आईसीटी की ग्रामीण भारत में भूमिका के तौर पर देख सकते हैं। ई चौपाल क्या है, एक प्रकार का कॉन्ग्लोमेरेट है। कॉन्ग्लोमेरेट मतलब समूह है ना, कृषकों का समूह जो आईसीटी के माध्यम से जुड़ा हो। ई चौपाल क्या है, तो चौपाल में कौन होते हैं, किसान। जहां किसान इकट्ठा उसको चौपाल बोलेंगे। तो ई चौपाल क्या है, यहां पर भी किसान इकट्ठा होंगे, कॉन्ग्लोमरेट होंगे, मतलब समूह बनेगा, लेकिन वो वर्चुअल होगा, रियल नहीं होगा, सब एक साथ इकट्ठा नहीं होंगे। इंटरनेट के थ्रू क्या होंगे, एक दूसरे से लिंक्ड होंगे, जुड़े हुए होंगे, उसे ई चौपाल कहते हैं। तो इस तरीके से आईसीटी के माध्यम से कृषकों का तैयार समूह या कृषकों को आपस में जब जोड़ा जाता है तो ई चौपाल बनता है। याद रखें, जो ई चौपाल है इसकी शुरुआत 2005 से की गई है। 2005 से ई चौपाल जो है कॉन्सेप्ट में है। इसके अंतर्गत एक कियोस्क के माध्यम से इसे संचालित किया जाता है। कियोस्क के माध्यम से संचालित किया जाता है। जो ई चौपाल है कियोस्क के माध्यम से संचालित होगा। कियोस्क कहने का मतलब क्या है, कंप्यूटर से लिंक्ड है ना, जो इंस्टीट्यूशन होंगे उसको कियोस्क बोलेंगे, जो चारों तरफ से, सभी तरफ से लिंक कर सकते हैं, हब स्टेशन कियोस्क बोलेंगे। और इसमें एक संचालक बैठता है जो कि एक ट्रेंड फार्मर होता है ना, ट्रेंड फार्मर होता है। ये लगभग 10 गांव के 600 किसान को एक साथ जोड़ता है और ये किसान आपस में
कृषि से संबंधित आने वाली समस्याओं को क्या करते हैं, शेयर करते हैं, और उन समस्याओं को शेयर करके उनकी समाधान को भी ढूंढते हैं। तो ये भूमिका है आपका कियोस्क सेंटर के माध्यम से या ई चौपाल की तरफ से। ठीक है, भारत में लगभग आपका 6100 कियोस्क सेंटर जो है वर्तमान में संचालित है। तो इस तरीके से प्रशासन के ढेर सारे आयाम हो सकते हैं, कुछ आयाम मैंने आपके सामने रखा। इस तरीके से प्रशासन में भी आईसीटी अपनी दस्तक दे रही है और भारत में जो शहरी भारत है उसके समतुल्य ग्रामीण भारत को लाने का प्रयास कर रही है। इसके आगे चले, शिक्षा में आईसीटी की भूमिका, प्रशासन में आईसीटी की भूमिका के बाद अगर हम आगे चले तो विभिन्न विकास कार्यक्रमों के संचालन में आईसीटी की भूमिका, विभिन्न विकास कार्यक्रमों के संचालन में आईसीटी की भूमिका। सरकार ढेर सारे डेवलपमेंट प्रोग्राम चलाती है, ग्रामीण क्षेत्र में, शहरी क्षेत्र में विभिन्न प्रकार के डेवलपमेंट प्रोग्राम चलाती है। किसी भी प्रोग्राम या किसी भी योजना की जो सफलता है इस बात पर निर्भर करती है कि वह योजना समयबद्ध, टाइम बाउंड खत्म हो रही है कि नहीं हो रही है, जितना समय तय किया गया था उतने समय में पूरी हो रही है कि नहीं। और योजना की सफलता समयबद्धता के साथ साथ उसके समय समय पर मूल्यांकन और उससे संदर्भ में आने वाली जो वास्तविक जानकारी है उसके ऊपर डिपेंड करता है। अगर कोई योजना सरकार ने चलाया है, उसका सही समय पर मूल्यांकन हो रहा है, उससे जुड़ी तमाम जानकारियां, तमाम समस्याएं रियल टाइम में अगर सरकार को मिल पा रही हैं तो सरकार उसका क्या कर सकती है, उन समस्याओं का समाधान कर सकती है। रियल टाइम में वो योजनाएं जब होंगी तभी उसका लाभ सही लोगों तक या ग्रामीण भारत में पहुंच पाएगा। तो कुल मिलाकर के ग्रामीण भारत में जितने भी सरकार के विकास कार्यक्रम हैं उनमें भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है आईसीटी। कैसे? आप देखिए, जो आईसीटी या जो सूचना प्रौद्योगिकी है इसकी विशेषता है, अगर इसकी हम विशेषता देखें तो इसकी विशेषता ये है कि ये रियल टाइम इंफॉर्मेशन अवेलेबल करवाती है, वास्तविक समय की सूचनाएं उपलब्ध करवा सकती है, ठीक है, एवं मॉनिटरिंग कर सकती है। मतलब रियल टाइम इंफॉर्मेशन, संबंधित जानकारी समय पर मिल जाए, और मॉनिटरिंग मतलब उसके ऊपर नियंत्रण भी कर सकती है। इन्हीं कार्यों की वजह से, और किसी भी जो ग्राम विकास की योजना है उसकी सफलता किस पर डिपेंड करती है कि उसका सही समय, सही जानकारी सरकार को मिल रही है कि नहीं, उस पर मॉनिटरिंग हो रही है कि नहीं। और इस तरीके से आईसीटी जो है अपनी महत्वपूर्ण भूमिका इसमें निभा सकती है। जैसे अभी हम देखें तो सरकार ने एक आईसीटी का प्रयोग करते हुए एक आवास ऐप चलाया है। एक आवास ऐप आईसीटी का प्रयोग करते हुए सरकार ने डेवलप किया है। इस आवास ऐप का प्रयोग प्रधानमंत्री आवास योजना के लिए किया जाए। प्रधानमंत्री आवास योजना में जो फ्लो ऑफ फंड है, जो पैसे जा रहे हैं सही तरीके से जा रहे हैं कि नहीं, सही समय पर पहुंच रहे हैं कि नहीं, इसके अलावा जो आवंटन है, एलोकेशन है आवास का, उनका निर्माण, ये सारी चीजें, इन सब का असेसमेंट करने के लिए एक आवास ऐप जो है वो डेवलप किया गया है। तो इस तरीके से जो सरकारी योजनाएं होती हैं या सरकार के जो विकास कार्यक्रम होते हैं उनके आकलन में भी आईसीटी अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही है। तो इस तरीके से ग्रामीण भारत के विकास में आईसीटी की भूमिका हो सकती है। तो इतनी भूमिकाएं हमने देखा ग्रामीण भारत के विकास में आईसीटी की भूमिका। अच्छा, इन भूमिकाओं का अगर परिणाम देखें, ठीक है ना, ग्रामीण भारत में आईसीटी की हमने भूमिका देखी, इस भूमिका का अगर हम परिणाम देखें तो सबसे महत्वपूर्ण बात यह है, परिणाम अगर हम देखना चाहें तो आप देखिए कि यही कारण है कि जो जितनी भी स्वास्थ्य सुविधाएं हमारे देश में प्रारंभ की गई हैं, है ना,
इन्हीं का परिणाम हुआ कि वर्तमान में जीवन प्रत्याशा में क्या हुई है, आपका वृद्धि, है ना। जीवन प्रत्याशा बढ़कर कितनी होगी, 68.7 ईयर हो गई ठीक है ना, 68.7। ये आईसीटी का ही तो यूज है ना, कि स्वास्थ्य सुविधाओं का विस्तार हुआ तो जीवन प्रत्याशा में वृद्धि हुई है। इसके अलावा अगर हम देखें, शिक्षा में भी क्या हुआ है, विकास हुआ है। ठीक, शिक्षा अगर आप देखेंगे तो 2001 की जनगणना तक ग्रामीण भारत में 59% लगभग साक्षरता थी और 2011 में बढ़कर के 68.9% हो गई है। तो इस तरीके से साक्षरता में भी क्या हुआ है, विकास हो रहा है। ठीक, रोजगार की संभावनाएं बढ़ी हैं, है ना, जो रोजगार की संभावनाएं बढ़े, नए नए विकास हुए, नए नए क्षेत्र आए हैं, है ना, रोजगार की संभावनाएं बढ़ी हैं। इसके साथ साथ व्यावसायिक शिक्षा का विकास हुआ है, जो वोकेशनल एजुकेशन है, चाहे एग्रीकल्चर हो, चाहे आपका किसी प्रकार के इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट से जुड़ा हो, तो ये सब व्यावसायिक शिक्षा का भी क्या हुआ है, प्रसार हुआ है। तो ये सारी चीजें क्या है, उसकी भूमिका हो सकती हैं, मतलब परिणाम। इन सब के बावजूद कुछ चुनौती भी है ना। आप इस तरीके से देख लें, ग्रामीण भारत के विकास के दौरान आईसीटी के समक्ष आने वाली चुनौतियां। आईसीटी के समक्ष चुनौतियां क्या क्या हैं? जब आईसीटी की हम भूमिका की बात करें तो चुनौतियां जो रही है उसको भी देखना जरूरी है। तो सबसे पहली चुनौती जो है आपका अधोसंरचना का अभाव, ठीक है ना, लैक ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर, लैक ऑफ डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर। हम ग्रामीण भारत में आईसीटी की भूमिका पर तो जोर दे रहे हैं कि आईसीटी को बढ़ावा दिया जाए, लेकिन उसके लिए जो इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए, जो अधोसंरचना चाहिए, है ना, जो इलेक्ट्रॉनिक मीडियम्स हमको चाहिए, वो उन्हीं चीजों की क्या है, कमी है। तो ये एक समस्या हो रही है। दूसरा आपका डिजिटल साक्षरता की कमी। जो ग्रामीण भारत में हम आईसीटी को यूज करना चाहते हैं, लेकिन आईसीटी, या आप यूं कह सकते हैं कि ग्रामीण भारत के लोग जो हैं वो डिजिटली इतने लिटरेट नहीं है, साक्षर नहीं, इसलिए इसका सही तरीके से उपयोग नहीं हो सकता। यह भी एक चुनौती है। तीसरा, कुशल डिजिटल व्यक्तित्व का अभाव या व्यक्तियों का अभाव। जो स्किल्ड पर्सन है डिजिटली, लैक ऑफ स्किल्ड पर्सन, है ना, जो कुशल व्यक्ति है उनका क्या है, आपका अभाव है। इसके अलावा स्थानीय भाषा में कंटेंट का अभाव। डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर को हम आगे बढ़ा रहे हैं, लेकिन डिजिटली हम चीजों को आगे बढ़ाना चाहते हैं, लेकिन जो भी कंटेंट है, जो योजनाएं चलाई जा रही हैं या जो भी जानकारियां दी जा रही हैं, जो विषय वस्तु हैं उसके, वो स्थानीय भाषा में नहीं है। ग्रामीण क्षेत्र में लोग स्थानीय भाषा को ज्यादा तवज्जो देते हैं, तो स्थानीय भाषा में न होने के कारण भी क्या हो रहा है, आईसीटी के समक्ष परेशानियां आ रही हैं। और इसके बाद अगला है आपका साइबर असुरक्षा या स्वीकार्यता का ना होना। एक जो डर लगा रहता है कि डिजिटल प्लेटफॉर्म पर अगर कोई भी चीज है तो वो सुरक्षित नहीं है, तो ये सारी चीजें जो हैं मिल करके ग्रामीण भारत में आईसीटी के समक्ष चुनौतियों को जन्म देती हैं। तो ये था आपका पूरा टॉपिक, कंप्लीट हुआ। इसको अच्छे से पढ़ें। पूरी कोशिश किया मैंने इसको करंट से लेकर के जोड़ करके देखने का। पूरे टॉपिक को आपको पढ़ना है, पढ़ने के बाद इस पर क्वेश्चन आंसर जरूर प्रैक्टिस करें। ये एक आयाम हो सकता है इस तरीके से पढ़ने का। जैसे आज हमने जो भी टॉपिक पढ़ा, इस पर एक क्वेश्चन बन सकता है कि प्रशासन में, ग्रामीण प्रशासन में आईसीटी की भूमिका को स्पष्ट कीजिए। शिक्षा के क्षेत्र में आईसीटी की भूमिका को स्पष्ट कीजिए।
आईसीटी के समक्ष, ग्रामीण भारत के विकास के दौरान आईसीटी के समक्ष आने वाली चुनौतियों को स्पष्ट कीजिए। ये तमाम प्रश्न हो सकते हैं, इसे हल करें, इसे सॉल्व करें। थैंक यू। प्रेरणा लीजिए।